हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और आज हमारा जो सेशन रहेगा उसमें हम देखेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे और जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि एनसीईआरटी अगर आपकी बहुत क्रिस्टल क्लियर है तभी आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा 15 सेकंड का, जिसके अंदर आपको अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है दैट मीन वो टॉपिक आपका अभी भी वीक है, उसको आप वापस से रिवाइज करो, रिकॉल करो और समझने की कोशिश करो। क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन हर एक स्टेटमेंट, हर एक वर्ड जो है, चाहे वो पैराग्राफ समरी से हो, इंट्रोडक्शन से हो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडेड डायग्राम। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यू, जिसके अंदर ये पूछा गया है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन में होता है, नॉर्मली उसको स्टिमुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। बड़ा ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखो मेरे अकॉर्डिंग टॉपिक वही आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिलियंट माना जाता है, जिसके अंदर आप विदाउट ऑप्शन आंसर कर सकते हो। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। CO2 का कंसंट्रेशन वेनस ब्लड में, O2 का कंसंट्रेशन आर्टरी ब्लड में, CO2 का कंसंट्रेशन आर्टरी ब्लड में, या O2 का कंसंट्रेशन वेनस ब्लड के अंदर, यानी कि वेन और आर्टरी की ब्लड से रिलेटेड यहाँ पे O2 और CO2 का कंसंट्रेशन। तो बच्चों ये बात हमेशा याद रखना कि रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में O2 का कभी कोई रोल नहीं होता, यानी कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि CO2 का कंसंट्रेशन होता है वो स्टिमुलेट करेगा रेस्पिरेटरी सेंटर को, और उसका कंसंट्रेशन किस में, आर्टरी की ब्लड में। क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कैरोटिड आर्टरी और जो हमारी ऑर्टा है वहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो CO2 और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पे एक्टिवेट होके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक करेक्ट सीक्वेंस जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। आपका टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर आपको सारा सीक्वेंस जो ब्रीथिंग का रहता है वहाँ से लेकर सेलुलर रेस्पिरेशन तक की जो टास्क है उसकी पर्टिकुलर सही सीक्वेंस जो है आपको आइडेंटिफाई करनी है। 4 सीक्वेंस आपके सामने लिखी हुई है, उनमें से 3 सीक्वेंस गलत है और 1 सीक्वेंस करेक्ट है। करेक्ट सीक्वेंस में हम सबसे पहले ब्रीथिंग देखते हैं, फिर एयर जो है वो पल्मोनरी सैक यानी कि एल्वियोली में आ जाएंगे, फिर ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होंगे, फिर इन गैसेस को एक्सचेंज किया जाएगा सेलुलर लेवल पे, और फिर सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी जनरेट की जाएगी, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, किसके बारे में, पार्शियल प्रेशर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसका मतलब इसमें 1 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे और अपना आंसर जो है सिक्योर करेंगे। तो इसमें लिखा है कि जो पार्शियल प्रेशर CO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इक्विवेलेंट माना जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। देखो ये ना हमारे पास ऐसे रहता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें CO2 नहीं होता, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें CO2 नहीं होता, ऐसा नहीं है। देखो एयर के फॉर्म में होता है ऑक्सीजन और CO2 दोनों का अपना अपना प्रेशर आर्टरी और वेनस दोनों ब्लड के अंदर देखा जाता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। आपके सामने दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन के पास जो Fe पार्टिकल होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कंडीशन क्या कहलाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कंडीशन कहाँ बनती है, एट एल्वियोली पे बनती है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे नॉट फेवरेबल पूछा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का हाई लेवल होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि एल्वियोली पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, CO2 का प्रेशर कम मिलेगा, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ये तीनों फेवरेबल कंडीशन है इनकी बनने की, जबकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो लो होता है इस जगह पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट फेवरेबल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डिफ्यूजन बाउंड्री जो कि एल्वियोली है उसको कौन बनाता है, ये लिखा है सिंपल। एल्वियोली के लिए पूछा स्पेसिफिक, तो ये याद रखना आप लोग।
ठीक है। तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है या स्क्वेमस है, ये इलास्टिक कार्टिलेज है या ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, एनसीईआरटी स्टेटमेंट है। और 3 मेम्ब्रेन मिलकर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है, जिसमें एक एल्वियोली की, एक ब्लड वेसल की, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है। इसका सही आंसर रहेगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये मान लो हमारे पास एल्वियोली है, तो एल्वियोली के ऊपर जो ये लेयर हमें यहाँ देखने को मिलती है, ये वाली जो लेयर है, ये किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये है ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल की कैपिलरी पे कौन होती है, एंडोथेलियम। और यहाँ पे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जब आप इंस्पायर करते हो तो यहाँ पे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो है कंट्रैक्ट होते हैं, जिससे थोरेसिक चैम्बर एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सो वेंट्रलैटरल या डोर्सोलैटरल एक्सेस में इंक्रीज होता है। तो याद रखना, जब भी डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है तो एंटीरियर पोस्चर इंक्रीज हो जाएगा, और जब इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट होती है तो हमारे पास जो है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर वो इंक्रीज होता है। तो ये दो मतलब एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, और ये एक वो लाइन है जिसको मैक्सिमम केस में बच्चे लैक कर जाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर O2 इन एल्वियोली एंड टिश्यू रिस्पेक्टिवली। देखो, ये आपके एक पूरा का पूरा चार्ट एनसीईआरटी ने दे रखा है, जिसके अंदर एक इंडेक्स भी दी हुई है, जिसके अंदर आपको पार्शियल प्रेशर O2 एंड CO2 का एनवायरनमेंट के अंदर, ब्लड एल्वियोली में भी, आर्टरी में भी, वैन में भी और टिश्यू में भी, ठीक है, सब अलग अलग जगह एक इंडेक्स दी हुई है। तो ये फैक्ट है जो आपको एज इट इज़ याद करना है। तो वो कह रहा है कि एल्वियोली में कितना रहेगा, एल्वियोली के अंदर 104 mmHg रहेगा और टिश्यू में 40 mmHg रहता है। ये जो फैक्ट है जो आपको एज इट इज़ जो है वो लर्न करना है, एज इट इज़ आपको याद करना है। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लंग्स ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड इन्वॉल्व। यानी कि लंग्स के अंदर हमें किसको रिमूव करना है, CO2 को। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दी है, क्योंकि बात चल रही है बच्चों एल्वियोली की। तो एल्वियोली के अंदर जब ब्लड यहाँ आएगी तो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे आरबीसी की मेम्ब्रेन पे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट चलती है। ठीक है, तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट में क्या होगा कि जो क्लोराइड शिफ्ट में क्या था, टिश्यू लेवल पे होती है, क्लोराइड आयन जो है वो अंदर आएंगे और कार्बोनेट आयन बाहर जाते हैं, जबकि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है ना वो आरबीसी से बाहर निकलेंगे। ठीक है, और इसके प्रोस्पेक्टिव हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट आयन जो है अंदर आते हैं। तो ये रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट चलती है, क्योंकि बात चल रही है यहाँ पे एल्वियोली लेवल पे, लंग्स पे, इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट हमारे पास लगभग 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने, इनमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। तो इन चारों स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से पढ़ो एंड देन आप एनालिसिस करोगे 4 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन सही है। आपको करेक्ट सीक्वेंस का ऑर्डर सेट करना है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो क्यों है, और सही है तो क्यों है। तो क्योंकि ये दोनों फैक्ट अगर आपके समझ में आए होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चारों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही आंसर है ए और सी, यानी कि ये सही है और ये सही है। ये क्या लिख रहा है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है, और हमारे रेस्पिरेशन के रिदम को ये मेक बनाता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, कीमो रिसेप्टर जो है, मैं थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कैरोटिड आर्टरी और ऑर्टिक आर्क पे कीमो रिसेप्टर होते हैं जो CO2 और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गलत है, स्ट्रॉन्ग न्यूरल सिग्नल ऑफ न्यूमेटिक सेंटर इंक्रीज द पीरियड ऑफ रेस्पिरेशन, बिल्कुल नहीं, डिक्रीज कर देता है ताकि रेस्पिरेशन रेट को इन्हांस किया जाए। ठीक है, क्योंकि न्यूमेटॉक्सिक सेंटर पोन्स के अंदर होता है और वो जो इंस्पिरेशन का पीरियड शॉर्ट कर देता है और इन्हेलेशन का रेट इंक्रीज कर देता है, रेस्पिरेशन का रेट इन्हांस कर देता है। ऑक्सीजन कभी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता रेस्पिरेशन रेगुलेशन में, मैंने ये बात बताई थी। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, 2 सही थे 2 गलत।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से एक स्टेटमेंट सही है और 3 गलत है। 3 में से एक तो स्टेटमेंट ही नहीं है, मतलब 3 में से आपको एक स्टेटमेंट सही दिया है और वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन पे हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था, लेकिन उसी को ही हमने अलग वे से भी ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट ये है कि जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कैसे? एंटीरियर और पोस्टीरियर, क्योंकि डोर्सल और वेंट्रल तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कंट्रैक्शन से होता है। तो अगर ये कंट्रैक्ट होगी तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में इन्हांस होगा, और अगर डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है तो थोरेसिक कैविटी जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पे इन्हांस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जब आप ये स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन सही करने लग जाओगे ना, तो आपके मल्टीपल क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट इंडिविजुअली एक अलग क्वेश्चन लेके बैठा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है बच्चों, कि इनमें से 3 सही है और एक गलत है। तो वो गलत क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये लिख रहा है कि जो न्यूमेटॉक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड दे डिक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये गलत बात है। यहाँ तक तो बेटा ये सही लिखा हुआ है कि न्यूमेटिक सेंटर जो होता है वो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम कर देता है, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज करता है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फिर आपको काफ़ी सारे स्टेटमेंट मिले हैं, लगभग 5 स्टेटमेंट है, और इनमें से आपको बताना है कि एम्फाइसेमा एक ये डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिसीज, जिससे रिलेटेड आपको करेक्ट सीक्वेंस बताने हैं कितने हैं। तो इन 5 स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से देखो एंड देन आइडेंटिफाई करो कि इनमें से एम्फाइसेमा से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं जो एग्जैक्ट सही हैं। तो ये भी एनसीईआरटी में एक गिवन डिसऑर्डर है जो आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें 4-5 पॉइंट ये जो आपको याद करने होते हैं। एम्फाइसेमा से रिलेटेड इन 5 स्टेटमेंट से 4 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कौन सा? ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, सिगरेट स्मोकिंग से होते हैं, एल्वियोलर वॉल जो होती है डैमेज हो जाएगी, और रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये इतनी बातें तो एम्फाइसेमा के लिए है, लेकिन इन्फ्लामेशन ब्रोंकी एंड ब्रोंक्योल के अंदर अस्थमा में देखने को मिलता है, न कि एम्फाइसेमा में। आगे फिर आपको एक करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया हुआ है। सही स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना। देखो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि नीट के अंदर आपका सिलेक्शन सेट करने के लिए क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेटमेंट वाइज ही होते हैं, क्योंकि फैक्ट फील्ड क्वेश्चन लगभग बच्चों के सही ही होते हैं, उनकी याद रखते होते हैं या रट्टा भी मारा होता है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है वो सिंपल डिफ्यूजन एंटायर बॉडी सरफेस से होता है। बिल्कुल सही बात है। लैरिंग्स जो है वो बोनी बॉक्स नहीं होता, कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए गलत हो गया। एपिग्लोटिस कोलेजन फाइबर का नहीं बना होता, ये कार्टिलेज का बना होता है, ये गलत हो गया। और बर्ड में लैरिंग्स नहीं सिरिंग्स बोलते हैं इसको, इसीलिए ये गलत हो गया। तो इसका एक स्टेटमेंट सही है, बाकी 3 गलत है। आपके सामने फिर दिया हुआ है A, B और C। इसमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। ठीक है, तो इन तीनों को आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। ये फैक्टफुल क्वेश्चंस होते हैं, एज इट इज़ आपको लर्न करने पड़ेंगे। इनकी फॉर्मूलाज एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है थर्ड के अंदर आपको दिखा रखा है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम और IRV को मिला के बनेगी, और जो है एक्सपिरेटरी के अंदर TV और IRV और RV दोनों को अगर ऐड कर दे तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थोरेसिक वर्टिब्रे पे आके ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकी के अंदर। तो ये कौन सा थोरेसिक वर्टिब्रा है जहाँ पे ट्रैकिया जो है, आपको पता है ये मान लो हमारे पास ट्रैकिया है और ट्रैकिया पे इस तरीके से कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और ये फिर आगे इस तरीके से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यही है कि कौन से जगह पे आगे से लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाता है, कौन से
थोरेसिक वर्टिब्रा, तो आंसर आ जाएगा 5th वर्टिब्रा पे। T5 ऐसे एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको मैंने आपको दिखाया था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको वाकई के ऑप्शन की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट नहीं है और 15 सेकेंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दिखाया है, मैंने थोड़ी देर पहले ये डायग्राम बनाया था। टोटल 3 लेयर है, हम लोगों ने बात की थी। एक तो एल्वियोली की वॉल थी, एक ब्लड वेसल की वॉल थी और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये दूसरी मेम्ब्रेन और ये तीसरी मेम्ब्रेन। तो 3 डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है। आगे लिखा है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रिप्रेजेंट किसको करता है, तो यहाँ पे किस किस के बीच में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो बनता है। ये कर्व एस शेप होता है, लेफ्ट और राइट साइड में ये शिफ्ट हो सकता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टिश्यू लेवल पे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और लंग्स में लेफ्ट साइड में। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच में बनता है। एग्जैक्ट फैक्टफुल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन किया हुआ है। नेक्स्ट पूछा है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ये भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमें पता है मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर होता है, लेकिन ये जो हमारे नॉर्मल रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, लेकिन ये रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो कि इसको स्टिमुलेट करता है नॉर्मल इंस्पिरेशन के लिए, वो है कीमोसेंसिटिव एरिया। और ये कीमोसेंसिटिव एरिया मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर भी पाया जाता है और प्लस कैरोटिड और ऑर्टिक आर्क के बीच में पाया जाता है, जो कि इन दोनों के कंसंट्रेशन हाई होने पे स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 which is released out to tissue, what is the correct for transportation। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। रिलीज टिश्यू से होती है क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, तो CO2 लिबरेट होती है, निकलती है वहाँ से, और वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज में दे रखा है कि सही बात क्या है, तो लिखा है कि 70% CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही होता है, जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। बनता RBC में है कार्बोनेट आयन, ठीक है। और इसका मतलब ये 3 स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कैसे गलत है वो देखते हैं। 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में नहीं होता, अब भी लिखा है कार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। 7% डिजॉल्व्ड प्लाज्मा में जाता है और 20 से 25% पार्ट जो है कार्ब एमिनो के फॉर्म में जाता है, इसलिए 3 गलत 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सेशन मेंटेन द pH ऑफ ब्लड, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कन्वर्सन है जो मेंटेन करता है ब्लड की पीएच को। तो बच्चों पीएच मेंटेन रहेगी बेसिकली CO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। आपको पता है कि CO2 जब ब्लड के अंदर आ जाएगा तो हाइड्रोजन आयन इन्हांस हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन के इन्हांस होने पे पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट चलती है इन दोनों के बीच में, जो पीएच को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द रिदम सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑफ द ब्रेन विच इज, किसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस का रेगुलेशन के लिए पहली बात तो CO2 रिस्पॉन्सिबल होता है, O2 का कोई रोल नहीं होता। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है। और ये कैसे स्टिमुलेट होता है, इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं और जितने तरह से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। और ये सेंटर कब जाके एक्टिवेट होगा, जब CO2 का और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इनहांस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है और उसमें इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि इन्वॉल्व नहीं होगी। ये अब की नेट 2023 में आया हुआ भी क्वेश्चन है, मतलब उन्होंने डायरेक्ट ऐसे ना पूछ के इसको थोड़ा घुमा के इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना दिया, बट वाइटल कैपेसिटी पे आता है, यानी कि हमारे लंग्स की पर्टिकुलर कुछ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी है। वॉल्यूम को आप स्पायरोमीटर से मेजर कर लेते हो और कैपेसिटीज को वॉल्यूम के हेल्प से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये तीनों बेसिकली इंक्लूड होगी वाइटल कैपेसिटी में, एक नहीं होगी रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सप्रेशन कब होगा,
तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। इंस्पिरेशन तो ठीक है, हमें पता है एक एक्टिव फिनोमिना है, एक्सपिरेशन पैसिव फिनोमिना है, लेकिन एक्सपिरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या चेंजेस आएंगे जिससे कि एक्सपिरेशन होता है। इसका सही आंसर हमारे सामने रहेगा, वो है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई हो जाएगा कंपेरेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाकी एयर का प्रेशर अंदर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए और एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट और एक्सपिरेशन हो जाएगा। आपको फिर सिलेक्ट करना है एक ऑप्शन, किसकी पर्सपेक्टिव, इंस्पिरेशन के पर्सपेक्टिव। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें एक करेक्ट ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब 3 गलत है, एक सही है, और एक सही को आपको सिलेक्ट करना है। किसकी रिगार्डिंग स्टेटमेंट मिलेगा आपको, इंस्पिरेशन। आपको पता है एक्टिव फिनोमिना है, इसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कंट्रैक्ट होती है, और जिससे कि थोरेसिक वॉल्यूम और चैम्बर इन्हांस हो जाता है, एयर प्रेशर डाउन हो जाता है और इनहेलेशन हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है, ये भी आपको बताया। तो ये इंस्पिरेशन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट हैपन टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ मैन गोइंग अप अ हिल। अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं तो इनमें से क्या चीज़ है जो हो जाएगी हमारी रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर। तो आपकी ये 2 जगह आता है, 12th में भी आता है कि अगर आप बहुत हाइट्स पे जाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके के चेंजेस होते हैं, या आपके रेस्पिरेशन में किस तरीके के चेंजेस आते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आपको भी पता है जब हम ऊपर जाते हैं तो रेस्पिरेटरी रेट इन्हांस हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि O2 का लेवल प्रेशर डाउन होने की वजह से। नेक्स्ट, अस्थमा जो है वो क्यों होता है और क्या होता है उसके। अस्थमा भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि एलर्जन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अस्थमा में। और अस्थमा के दौरान बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है, ये आपको सिम्टम पता होने चाहिए कि अस्थमा होने में ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आती है, और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने के पीछे मेन रीज़न क्या होता है। तो ब्रोंकियल जो मसल्स होती है उनमें स्पाज्म आ जाते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो स्वेल हो जाती है। जो हमारा ब्रोंकाइल रीजन, ट्रैकियल रीजन होते हैं वो कंट्रैक्ट होने या नैरो होने से ब्रीथिंग डिफिकल्टी क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के थ्रू कितना होता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्लाज्मा पूछ रहा है, किस फॉर्म में नहीं पूछ रहा। ये कह रहा है कि कितना % पार्ट CO2 का प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि 20 से 25% तो हमें पता है हीमोग्लोबिन के साथ RBC से जा रहा है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो अब किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, किस फॉर्म में जाएगा, डिजॉल्व स्टेट के फॉर्म में जाता है। तो 5 से 7% जो है एज अ डिजॉल्व स्टेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अदरवाइज यहाँ पे एक चीज़ और भी आप देख सकते हो कि डिजॉल्व स्टेट में ना देके या ऐसे ना पूछ के इस क्वेश्चन के अंदर आप ये भी देख सकते हो कि 7% पार्ट डिजॉल्व स्टेट में और 70% बाइकार्बोनेट, ये दोनों ही किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्लाज्मा के थ्रू। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों को ऐड कर देंगे तो लगभग 77% का रेशियो भी प्लाज्मा के थ्रू टोटल अगर पूछा जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 77। नॉर्मली कितना जा रहा है एज अ ट्रू फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, तो 5 से 7% मोर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फिर हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सही है। इसका मतलब 3 गलत 1 सही है। आप जितने मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके नीट के लिए प्रिपरेशन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट पढ़कर उनको एनालिसिस करके सही आंसर निकालना, अगर आपको ये चीज़ आ गई तो आप फैक्टफुल क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कितने 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कैरी करता है, बट नॉर्मली लेके 2 ही जाता है। ठीक है, तो आगे इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। कैसे गलत है ये भी पता होना चाहिए। O2 हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर के अंदर बाइंड करके O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इरिवर्सिबल मैनर में करता है, रिवर्सिबल मैनर में करता है टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसके अंदर ओनली हीमोग्लोबिन कैन ऑक्सीजन से बाइंड करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो कार्बाइनों से भी जुड़ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ सकता है, हीमोग्लोबिन CO2 से भी जुड़ सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाँ अबाउट द 47% O2 ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी के थ्रू, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन के अंदर है ना स्पेसिफिक सारे ही ऑप्शन लगभग सही है, तो नहीं ये सारे के सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है सही माने जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑप्शन नॉट गिवन, ठीक है। तो इसीलिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, आपको चारों के चारों स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कितने सही है, तो सारे ही सही हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ नोन दैट द एक्सपोजर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू द एनिमल बिकॉज, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में जुड़ता है, यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ते हैं, वो एल्वियोली पे जुड़ जाएंगे और डिसोशिएट हो जाएंगे टिश्यू लेवल पे। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऐसा नहीं करता। कार्बन मोनोऑक्साइड परमानेंटली हीमोग्लोबिन से जुड़कर हीमोग्लोबिन की फंक्शनलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए वो पॉइजनस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CO2 डिसोशिएट फ्रॉम द कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन व्हेन, कब जो है CO2 डिसोशिएट हो जाएगा, किस फॉर्म में, कहाँ हो जाएगा? सिंपल सी बात है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या हुआ, हीमोग्लोबिन के साथ जो एमीन ग्रुप है उससे कौन जुड़ता है, CO2, और क्या बन जाएगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये एक दूसरे से अलग कहाँ होंगे, ये बने कहाँ थे, टिश्यू में बने थे, अलग कहाँ होंगे, एल्वियोली में। और एल्वियोली में क्या होता है आपको पता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है और CO2 का लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ब्रीथिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, आपको अभी भी बताया था कि हमारा एयर की वॉल्यूम है लंग्स के अंदर, इसको हम मेज़र कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम आपके एनसीईआरटी में गिवन किया हुआ है, जिसके अंदर आप वॉल्यूम को तो मेज़र कर सकते हो, लेकिन कैपेसिटीज़ को आप वॉल्यूम के हेल्प से कैलकुलेट करोगे, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे मैच करना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन को एनिमल्स के साथ। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ केस में पूछे जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कौन से एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। अगर ऐसा पता है तभी आप इन क्वेश्चन का आंसर जो है वो एग्जैक्टली सही तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हम उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड। क्या है कि अर्थवॉर्म जो है मोस्ट क्यूटिकल से कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में एक्वेटिक ऑर्थोपोड जो होते हैं वो एक्वेटिक नाम आते हैं, हमारे दिमाग में चलता है कि भाई वो किसके थ्रू कर रहे होंगे, गिल्स के थ्रू कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो ट्रैकिया के थ्रू करते हैं, ट्रैकियल, और फिशेस में गिल्स के थ्रू होते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल लंग्स के थ्रू करते हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ट्रैकिया में कौन सी एपिथेलियम लाइन करती है, ये नीट MCQ रहता है, और ये दो जगह से क्वेश्चन बनता है, एक तो आपका यहीं से, बाकी एनिमल टिश्यू के अंदर भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ते हैं। ह्यूमन की बॉडी या मैमल्स एनिमल की बॉडी बेसिकली 4 टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू कौन सी लाइनिंग करती है ट्रैकिया में, इसका सही आंसर है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है करेक्ट स्टेटमेंट, आपको आइडेंटिफाई करना है। ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें एक सही 3 गलत। जो सही है वो बहुत ध्यान से रीड करो, जो गलत है वो गलत क्यों है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सा है, वो ये दिया है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो माइनिंग में या इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, जो स्टोन को तोड़ते फोड़ते हैं, तो उनको लंग्स फाइब्रोसिस डिजीज़ हो जाती है। बाकी ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे 90% कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन नहीं बनता। न्यूरल सिस्टम जो है इन्हांस कर देता है, जबकि ड्यूरेशन कम कर देता है, तो ये गलत हो गया। सिगरेट स्मोकिंग से इन्फ्लामेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू बताना है अबाउट द आरबीसी। आरबीसी के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है, इसका मतलब 3 फिर से गलत है, 1 बिल्कुल सही है। तो क्या बता रहा है कि CO2 जो है, O2 जो है, दोनों गैसेस आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है। पहला मिथ तो हमारे दिमाग में यही चलता है कि मतलब आरबीसी सिर्फ O2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है, नहीं।
आरबीसी CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन करती है। 20 से 25% किस फॉर्म में? कार्ब हीमोग्लोबिन के फॉर्म में करती है। बाकी ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय, ये आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आपको पता है। रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है, ब्रेन के अंदर का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। और रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में O2 का कभी कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे सारा रोल प्ले रहता है। CO2 का कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो भी किसमें? आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी एंड ऑरेटिक आर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आपको स्टेटमेंट बताने हैं। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं। डिसऑर्डर से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट, एम्फाइसेमा, निमोनिया, सिलिकोसिस, अस्थमा, ये सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं और इनसे रिलेटेड आपको करेक्ट ऑप्शन को जो है आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि इसमें सही क्या है। तो यहाँ पे जो हमारी डिजीज़ है एम्फाइसीमा, इसके अंदर एल्वियोली के अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेट होने से यहाँ पे सरफेस एरिया रिडक्शन हो जाता है। इट्स करेक्ट। बाकी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एनाटॉमिकल डेड वॉल्यूम, डेड स्पेस कितनी रहती है? ये एनसीईआरटी में गिवन है, यानी कि वो गैस या वो एयर जो कभी ब्लड एक्सचेंज में नहीं जाती है और वो डेड एयर कहलाती है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक या पाथ के अंदर बनी रहती है, जो कि एक्सचेंज में नहीं रहती है। तो वो जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर होती है वो लगभग 150 ml एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्कॉर्पियन के अंदर आपको बताना है। ये भी नीट MCQ है। स्कॉर्पियन के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है और वो बुक लंग है, बुक गिल है, बकल कैविटी है, ये लंग्स है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है या सही आंसर है अबाउट द स्कॉर्पियन, तो स्कॉर्पियन के अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गन होता है, वो बुक लंग्स होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? पहले तो ये पता होना चाहिए, एक्सेप्ट एक को छोड़कर बाकी सारे सही हैं। तो मतलब 3 सही 1 गलत। ठीक है, तो आपको बताना है क्या है। प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स में पाई जाती है। आउटर प्लूरल, इनर प्लूरल के बीच में प्लूरसी फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो गलत क्या दी है, ये फ्रिक्शन रेट को डिक्रीज करता है। ये पॉइंट गलत है, ये सही है, ये सही है और ये सही है, और जबकि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्शन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग जोन कौन कौन बनाता है? तो वो रहता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, उसके बाद में नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से आगे फिर ब्रोंकी एंड ब्रोंक्योल तक जाता है। कौन से ब्रोंक्योल तक जाता है ये इंपॉर्टेंट है, तो टर्मिनल ब्रोंक्योल तक जाता है। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड नॉर्मली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि हमने नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद में फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं, मतलब एक नॉर्मली तो जितनी एक्सपायर होती है उससे कई ज़्यादा हम लोग फोर्सफुली करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? तो ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से, फैक्ट्स हैं ये सारे, एज इट इज़ फॉर्मूलाज है, इनको एज इट इज़ दिमाग में रखो। तो टीवी, टाइडल वॉल्यूम एंड IRV, इन दोनों को फ्यूज़ कर दोगे तो हमारे पास नॉर्मल वॉल्यूम आ जाएगी। नेक्स्ट, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो देखो ये अभी भी हम लोगों ने 3 बार इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया। इन तीनों को फ्यूज कर दो तो हमारी कौन सी मेम्ब्रेन बन जाएगी? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बन जाएगी। स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोली, एंडोथेलियम जो है ब्लड कैपिलरी की और बेसमेंट इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं और ये सब मिलकर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है। अगर ये थिक होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डाउन हो जाएगा, इसके थिन होने पे ही डिफ्यूजन इनहांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हैं, एक स्टेटमेंट सही है, वो बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन रिवर्सिबल मैनर में जुड़ते हैं, इरिवर्सिबल जुड़ते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं है, ये कोई पिगमेंट नहीं है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। 3 गलत 1 सही, और जो सही है
वो क्या है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिवर्सिबल मैनर में जुड़ते हैं, ये गलत है। और ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है और ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इफेक्ट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन ऑन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज कॉल्ड। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास आता है कि किसने ये बात बताई थी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जब बढ़ जाएगा, कहाँ पे बढ़ेगा बच्चों, तो टिश्यू में बढ़ेगा, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन होना, किसका, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का। तो इसके लिए यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, CO2। ये बात हमें किसने बताई थी, बोर ने बताई थी। तो इसी के साथ हमारी ये जो क्विज़ है वो कंप्लीट होती है। मेन इंपॉर्टेंट जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली घुमा फिरा के आपके सामने NCERT के अच्छे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं आ रहे हैं तो टॉपिक को दोबारा से पढ़ो और आपका जो भी स्कोर रहता है वो कमेंट बॉक्स में करना ना भूले। टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने सही गए, कितने गलत गए, क्या स्कोर रहता है, सारी चीज़ें आप जब कमेंट में लिखते हो तो मुझे भी पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो अपने सिलेक्शन में और मेरे क्विज़ में भी। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप क्विज चाहते हो तो उस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो बच्चों नेक्स्ट क्विज के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।